हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 20 कंप्यूटर साइंस के लिए। ओके, जिसमें हम जो है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द ड्यूअल ऑफ द स्विचिंग फंक्शन x प्लस वाई जेड। इसका ड्यूअल स्विचिंग फंक्शन बताना है। ड्यूअल स्विचिंग फंक्शन हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था कि किस तरीके से जो है निकाला जाता है। तो देखिए कौन सा जो है इसमें सही हो जाएगा। ओके, ड्यूअल ऑफ द स्विचिंग फंक्शन में, ओके, ड्यूअल स्विचिंग फंक्शन में क्या होता है, हम जो एंड होता है उसको किसको में चेंज करते हैं, और में चेंज करते हैं, और को किस में चेंज कर देते हैं, एंड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही करना है। अभी यहाँ पे x प्लस वाई जेड था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले x प्लस है मीन्स और गेट है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, तो x डॉट हो जाएगा। फिर y z के बीच में अगर आप देखेंगे तो एंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है डी फ्लिप फ्लॉप की। क्यू इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू 0, क्यू इक्वल टू डी डैश या क्यू इक्वल टू डी। क्या जो है यहाँ पे सही आएगा। ओके, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होता है किसी भी चीज़ की आप निकाल रहे हैं, चाहे लॉजिक गेट की निकाल रहे हैं या फ्लिप फ्लॉप की निकाल रहे हैं, वो हमेशा उसकी ट्रुथ टेबल से निकलती है। ओके, तो डी फ्लिप फ्लॉप की एक बार ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। देखिए डी की टेबल जो होती है, ट्रुथ टेबल, वो होती है डी, यहाँ पे होता है क्यू टी, और ये होता है क्यू टी प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर 0 0 है तो क्यू टी प्लस 1 में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अगर 0 1 है तो यहाँ से हमें 0 ही मिलेगा। 1 0 है तो 1 आएगा, और 1 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी टेबल होती है। अब हमें यहाँ से निकालना है क्या, इसकी इक्वेशन हम निकालते हैं जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वहाँ पर, जहाँ पर वैल्यू 1 1 यानी कि ट्रू होती है, वहाँ से निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे 1 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, तो इस वाली लाइन में चेक करते हैं, तो डी 1 है, मतलब डी की वैल्यू 1 है, तो हम डी को एज इट इज रखेंगे, और क्यू टी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 वैल्यू यानी कि क्यू नोट वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे क्यू नोट लिख लीजिए या बार लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। प्लस दूसरी इक्वेशन जब हम चेक करेंगे तो इसमें डी और क्यू दोनों ही क्या है, 1 1 है, तो ये सिंपल आ जाएगी डी क्यू। तो ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, क्यू टी प्लस 1 इक्वल टू डी क्यू बार प्लस डी क्यू। ये इसकी इक्वेशन निकल गई। अब हमें सिंपल ये बताना है कि क्यू किसके बराबर जो है यहाँ पे मिलेगा हमें। ओके, तो देखिए क्यू टी प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से डी को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो क्यू बार प्लस क्यू, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है बुलियन वाली, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल जो है ये क्या बच जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ से, डी जो है राइट आंसर निकल जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर ड्राइव ए 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर वी गेट ए 16 इनपुट मक्स, 8 इनपुट मक्स, 4 इनपुट मक्स या 2 इनपुट मक्स। ओके, 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है इसमें, तो यहाँ से बताना है कि कितने का जो है हमें, कितने इनपुट का जो है मक्स जो है यहाँ से मिलेगा। तो देखिए हमने मल्टीप्लेक्सर में पढ़ा है जितनी इनपुट लाइंस होती हैं, आउटपुट लाइन वहाँ से कितनी निकलती है, 2n निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितनी इनपुट लाइंस बोल रहा है, वो 4 इनपुट लाइंस जो है आपको दे रहा है। तो कितनी आउटपुट लाइन आ जाएंगी, 2n जो है आउटपुट लाइन मिलेंगी, मीन्स 2 4। तो ये हो जाएगा 16 आउटपुट लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 आउटपुट लाइन यहाँ से करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो 16 इनपुट मक्स करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है द थ्रोपुट ऑफ स्लॉटेड अलोहा इज गिवन बाय एस इक्वल टू जी, एस इक्वल टू जी ई की पावर जी, एस इक्वल टू जी ई की पावर माइनस जी, या एस इक्वल टू ई की पावर जी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक पूछा जाता है थ्रोपुट ऑफ स्लॉटेड अलोहा, और दूसरा पूछा जाता है थ्रोपुट ऑफ प्योर स्लॉटेड अलोहा। दोनों की ही इक्वेशन जो है आती है कि क्या होती है। ओके, देखिए एज इट इज होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है।
यहाँ पर अगर हम स्लोटेड अलोहा की देखें तो वो होती है SGE-G, ये जो है स्लोटेड अलोहा की है इक्वेशन, ठीक है, थ्रोपुट जो निकलता है। प्योर स्लोटेड लोहा का क्या होता है, S = GE -G की बजाय यहाँ पर -2G हो जाता है। बस ये इसमें 2 का जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्योर स्लोटेड और स्लोटेड लोहा में, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे प्योर स्लोटेड लोहा पूछा जाता है तो उसके लिए थ्रोपुट GE -2G हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंजेशन कंट्रोल इज डन बाय नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर। कंजेशन कंट्रोल कहाँ पर होता है, मतलब किस लेयर पे जो है वर्क करता है। ओके, सबसे पहले आता है कि कंजेशन होता क्या है। देखिए जहाँ पे मैसेज ट्रैफिक या फिर कह लीजिए कि डाटा जो मतलब डाटा जो सेंड होता है वो अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या मैसेज ट्रैफिक जो है जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं वो हैवी हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कंजेशन बोलते हैं, ठीक। तो इस कंजेशन कंट्रोल को तो किस लेयर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा, नेटवर्क लेयर के द्वारा, ठीक है। कंजेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, इसका जो है मेनली वाइडली यूज जहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म के रूप में, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी किया जाता है, ठीक है। या कई बार पूछ लिया जाता है कि कंजेशन कंट्रोल को कहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी जो है सही होगा। बट यहाँ पर अभी ऑप्शन में देखेंगे अगर आप, तो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है, यहाँ पे आंसर नेटवर्क लेयर आएगा, क्योंकि नेटवर्क लेयर पे भी ऐसी सिचुएशन अक्कर होती है, ठीक है। जब मैसेज ट्रैफिक जो होता है बहुत हैवी हो जाता है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम के लिए कंजेशन कंट्रोल यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर कंजेशन के जो है बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, जैसे डिले इंक्रीज होगा, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये डिले इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है रीट्रांसमिशन अक्कर होगा, और जिससे सिचुएशन जो है और ज़्यादा वर्स बनेगी। तो नेटवर्क लेयर पे भी जो है कंजेशन कंट्रोल को डन किया जाता है, क्योंकि जब कंजेशन वहाँ पर अक्कर हो जाता है, किस लिए अक्कर होता है, मैसेज ट्रैफिक हैवी होने के कारण, तो यहाँ पर जो है नेटवर्क लेयर करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी में नेटवर्क लेयर नहीं है और वहाँ पे पूछा गया कि कंजेशन कंट्रोल किस लेयर पे इंप्लीमेंट होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्विस्टेड पेयर आर वाइडली यूज्ड एज ए ट्रांसमिशन मीडियम, ट्विस्टेड पेयर हैव एडिक्वेट परफॉर्मेंस एंड लो कॉस्ट, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, both are true but R is not the correct explanation, A is true but R is false, A is false but R is true। तो इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक। देखिए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि ट्विस्टेड पेयर आर वाइडली यूज्ड एज ए ट्रांसमिशन मीडियम, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ट्विस्टेड पेयर जो होती है ट्रांसमिशन मीडियम ही होता है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ट्विस्टेड पेयर हैव एडिक्वेट परफॉर्मेंस एंड लो कॉस्ट। तो देखिए क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर को वाइडली यूज़ किया जाता है एज ए ट्रांसमिशन मीडियम, लेकिन रीज़न क्या है कि इसको एज ए ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ट्विस्टेड पेयर हैव एडिक्वेट परफॉर्मेंस एंड लो कॉस्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छी होती है और कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, तो इसीलिए जो है उसको एज ए ट्रांसमिशन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम का जो है एग्जाम्पल बताना है। शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, सेंट्रलाइज्ड राउटिंग, बैरन हॉट पोटैटो एल्गोरिथम या बैरन बैकवर्ड लर्निंग एल्गोरिथम। तो देखिए हमने पढ़ा है राउटिंग एल्गोरिथम दो तरीके की होती है, एक अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम होती है और दूसरी नॉन अडेप्टिव होती है, ठीक है। अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, जो राउटिंग डिसीजन होता है, राउटिंग क्या होती है, जो हम सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट्स को भेजते हैं उसके लिए जो पाथ डिसाइड करते हैं उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसीजन होता है इस एल्गोरिथम में, जो राउटिंग डिसीजन होता है वो किस बेस पर बनता है, नेटवर्क ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी को देखते हुए बनता है, कि नेटवर्क का ट्रैफिक कैसा है या किस टोपोलॉजी को यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग बनता है। ओके, तो मीन्स आप हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम है वो कैसी होती है, डायनामिक होती है, ठीक है। मीन्स वो अपने रूट को जो है चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू मतलब मैसेज ट्रैफिक कैसा है या नेटवर्क ट्रैफिक कैसा है, टोपोलॉजी कैसी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम क्या होती है, वो होती है स्टैटिक, मीन्स उस का जो डिसीजन होता है, राउटिंग डिसीजन जो होता है, यानी कि पाथ चुनने का जो तरीका होता है वो नेटवर्क ट्रैफिक या टोपोलॉजी पे बेस्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको स्टैटिक राउटिंग जो है बोला जाता है, ठीक है। जो नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है, सिंपल होती है एज कम्पेयर टू अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, अगर हम टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के उसके में अगर हम देखें तो, ठीक है।
यहाँ पे अब पूछा गया था कि कौन सा जो है नॉन अडाप्टिव का एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो एल्गोरिथम जो नॉन अडेप्टिव में आती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आईपी एड्रेस इन बी क्लास इज गिवन बाय। बी क्लास का जो है आईपी एड्रेस बताना है, क्या है, 125, 191, 192 या फिर 10। देखिए 5 क्लास हमने पढ़ी हैं इसमें, ए बी सी डी और ई। ए का जो हमने रेंज पढ़ी थी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ी है, 0 से लेकर 127 तक जो है उसका लास्ट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। फिर बी जो होती है ये 128 से लेकर 192 तक होती है। ठीक है, 192 तक। फिर आगे सी आती है, फिर डी और फिर ई। तो सी की अगर हम बात करें, सॉरी एक मिनट, ये 191 तक होती है, 192 से सी स्टार्ट होता है, तो 192 से 223 तक होती है। फिर 224 से लेकर 239 तक होती है, और फिर 240 से लेकर 255 तक जो है ये चलता है। ओके, तो बी की जो है कौन सी हो जाएगी, 191। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एग्जाम्पल बताना है। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम क्या होती है, जिसमें इंटरप्शन अकर ना हो। सबसे पहले राउंड रॉबिन है, इनमें जो है इंटरप्शन अकर होता है, क्योंकि इसका जब टाइम एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ पर जो है इंटरप्शन आता है। तो इसमें जो है ये हो जाएगी प्रिमिटिव एल्गोरिथम। फिर देन उसके बाद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी जो है इंटरप्शन अक्कर होता है, तो ये ये भी प्रिमिटिव हो जाएगी। उसके बाद है 2 लेवल शेड्यूलिंग एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो जो प्रिमिटिव होती है वो कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव। आगे है एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके सेम ही है ये, तो चलिए अगला देखिए। एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एज अमेबा, यूनिक्स, एमएस डोस, मल्टिक्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एग्जाम्पल बताना था कि कौन सा है। तो अमीबा क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको एंड्रयू एस टैनिनबॉम ने जो था डेवलप किया था। ठीक है, तो अमीबा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली ए स्टैटिक वर्ब। जो स्टैटिक वेरिएबल को करेक्टली डिस्क्राइब करता है वो बताना है। इट कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड, कि स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, तो बट ऐसा नहीं होता, इनिशियलाइज किए जा सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, इट इज़ इनिशियलाइज्ड वंस एट द कमेंसमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम। कि ये क्या कह रहा है कि इसको इनिशियलाइज किया जाता है एक बार में, एंड कैन नॉट बी, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते एट रन टाइम, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम स्टैटिक क्या कहते हैं, लाइफ टाइम के लिए, या जब तक वो रन हो रहा है, एंटायर रन ऑफ द प्रोग्राम, जब तक उसकी रनिंग चल रही है प्रोग्राम की, वो वहाँ पर रहता है। तो इट रिटेन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन ए फंक्शन रिटर्न बाय वैल्यू, एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, ए फंक्शन रिटर्न बाय रेफरेंस, एंड नन ऑफ द अबव। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक्ड होता है, ये पूछा है यहाँ पे। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर होता है जिससे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक न्यू ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट किया जाता है एज ए कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका जो है एक नया ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ क्रिएट किया जाता है, तो वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट इज पास्ड, एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके फीचर की अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसको किया जाता है, तो सबसे पहले इनिशियलाइज किया जाता है वन ऑब्जेक्ट को फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, सेम टाइप का जो है एक ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज किया जाता है, देन कॉपी किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फिर उसमें आर्ग्यूमेंट वगैरह जो है पास किए जाते हैं, एंड देन कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम ए फंक्शन। तो एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, व्हेन ए लैंग्वेज हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू डाटा टाइप, इट इज सेड टू बी। मतलब किसी लैंग्वेज में कैपेबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस कर सके न्यू डाटा टाइप, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, ओवरलोडेड, इनकैप्सुलेशन, एंड नन ऑफ द अबव।
तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो न्यू डाटा टाइप्स को प्रोड्यूस कर सके, इसको एक्सटेंसिबल लैंग्वेज बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर कैन ए क्लास हैव? 0 2 1 एनी नंबर। ओके, मतलब एक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एनी नंबर, बिकॉज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि कितने कंस्ट्रक्टर एक क्लास में हो सकते हैं। ठीक, तो कोई भी नंबर जो है यहाँ पे हो सकता है। अगला देखिए, एन एंटिटी हैज़, एंटिटी क्या है? ए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, ए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज, ए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू फॉर सम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में नॉन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी, या ए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द वैल्यूज फॉर सम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी, विच ऑफ द अबव आर वैलिड? फर्स्ट ओनली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या हो, देखिए हमें पता है एंटिटी एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा तो सभी में आया है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। एंड वैल्यूज फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज, कि एंटिटीज जो है वैल्यूज होती है फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज, नहीं भैया, पर वैल्यू होती है फॉर सम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये सेट ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे बी भी जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द वैल्यूज फॉर सम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसमें भी यही गिवन है। फिर इसमें क्या लिखा है? मे नॉन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी, कि हम जो है मतलब एक एंटिटी एक ऐसा सेट होती है जहाँ पे हम किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं होता है, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी की भी तो हम निकालते हैं एंटिटी में से। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसकी जो एंटिटी की डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। तो फोर्थ ओनली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है एग्रीगेशन क्या है? इज एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच रिलेशनशिप आर ट्रीटेड एज लोअर लेवल एंटिटीज, एक ऐसा एब्स्ट्रैक्शन जिससे हम रिलेशनशिप को ट्रीट करते हैं एज ए हायर लेवल एंटिटीज, या फिर नॉट ट्रीटेड एट ऑल एज एंटिटीज, या नन ऑफ द अबव। तो एग्रीगेशन क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एग्रीगेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच रिलेशनशिप आर ट्रीटेड एज हायर लेवल एंटिटीज, जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है इन ए हीप एवरी एलिमेंट इज डैश ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सब ट्री, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, प्रोडक्ट, या एक और जोड़ लीजिए नन ऑफ द अबव। तो हीप में एवरी एलिमेंट क्या होता है ये बताना है। देखिए हीप की अगर हम बात करें तो हीप क्या है? हीप एक बाइनरी ट्री ही होता है, या कह लीजिए हीप बाइनरी ट्री नहीं, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। हीप क्या होता है? एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी जो हम हीप को और किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम बाइनरी हीप भी बोल देते हैं। ठीक है, या इसको बाइनरी हीप मीन्स इसको हम बाइनरी हीप को भी हम दो उसमें बांट सकते हैं, तो मैक्सिमम हीप इसे बोल दिया जाता है या मिनिमम हीप इसे बोल दिया जाता है। ओके, मैक्स हीप कब होता है? जब जो रूट एलिमेंट होता है जब वो ग्रेटर देन होगा किससे? अपने चाइल्ड से। ठीक है, तो वो मैक्स हीप बन जाता है। फिर आता है मिनिमम हीप। मिनिमम हीप क्या होता है? जब रूट एलिमेंट जो होता है वो स्मॉलर होता है चाइल्ड से। ठीक है, तो वो मिनिमम हीप होता है। तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि इन द हीप एवरी एलिमेंट इज मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सब ट्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? नन ऑफ दी अबव। और वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, तो नन ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगला है इफ रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1 एंड देन रियर को हम सेट कर रहे हैं 0, एल्स रियर इक्वल टू रियर प्लस, फिर रियर में इंक्रीमेंट किया गया है इज रिक्वायर्ड इन। ये किस में रिक्वायर्ड होता है? सर्कुलर क्यू, लीनियर क्यू, स्टैक या डी क्यू। तो ये जो इंसर्शन यहाँ पे बताया गया है ये किस में होता है? ये होता है सर्कुलर क्यू में। देखिए 3 सिनेरियो होते हैं सर्कुलर क्यू में इंसर्ट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को। फर्स्ट जो होता है वो होता है इफ रियर +1 परसेंटाइल मैक्स साइज इक्वल टू फ्रंट। ठीक है, मैक्स साइज इक्वल टू फ्रंट, जो मैक्सिमम साइज है वो इक्वल आ रहा है किसके? फ्रंट के। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू है वो क्या हो चुका है? फुल हो चुका है। क्यू फुल है तो हम उसमें कुछ इंसर्शन नहीं कर सकते। कौन सी कंडीशन अक्कर हो जाएगी? ओवरफ्लो की कंडीशन अक्कर हो जाएगी। तो ये एक सिनेरियो होता है इंसर्ट करने का एलिमेंट का, और यहाँ पर इंसर्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा क्यू में, क्योंकि क्या है? ओवरफ्लो हो रही है। हमारा जो क्यू है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो ऑब्वियसली इंसर्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो सिनेरियो है इसमें वो है इफ
अगर रियर जो एंड है वो नॉट इक्वल टू हो मैक्स -1 से, अगर रियर जो एंड है अगर वो नॉट इक्वल टू है मैक्सिमम -1 से, तो रियल को हम क्या करेंगे, रियर को सॉरी इंक्रीमेंट करेंगे टू द मैक्स साइज, ठीक है, एंड देन न्यू वैल्यू को हम इंसर्ट कर देंगे रियर एंड ऑफ द क्यू पे, ठीक। तीसरा जो बनता है वो बनता है इफ रियर सॉरी इफ एक मिनट, तीसरा बनता है कि अगर फ्रंट, अगर इफ फ्रंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर फ्रंट जो है क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 और रियर जो है ये इक्वल है मैक्स साइज -1 के, तो रियर अगर मैक्स साइज -1 के आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर रियर पॉइंट मैक्स साइज 1 है तो क्यू जो है वो फुल नहीं है, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू है रियर की उसको क्या सेट करते हैं, 0 सेट करते हैं, एंड एल्स मतलब इंसर्ट करते फिर कोई न्यू एलिमेंट रियर +1 जो है रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये तीसरी कंडीशन जो है दी गई है, इसमें जो थर्ड सिनेरियो हमने डिस्कस किया वो दिया गया है, तो ये सर्कुलर क्यू में होता है, तो याद रखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग OS ट्रीट हार्डवेयर एज ए फाइल सिस्टम, यूनिक्स, विंडो एंटी, डॉस या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ट्रीट करता है हार्डवेयर को एज ए फाइल सिस्टम, तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट्स एवरीथिंग एज ए फाइल, ठीक है, हर एक चीज़ को जो है एज ए फाइल ही ट्रीट करता है यूनिक्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के फाइल टाइप्स होते हैं, लाइक डायरेक्टरी हो गया, सिंबॉलिक हो गया, सॉकेट हो गया, डिवाइस हो गया, फिफो, ये सब जो है एज ए फाइल जो है इन्हें ये दिखाता है यूनिक्स, ठीक है, तो यूनिक्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोसेस मस्ट बी प्रेजेंट इन रैम, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्या कह रहा है कि किस में जो है रेडी टू एग्जीक्यूट जो प्रोसेस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं रैम में, तो ये तीनों में ये होती है, मल्टी प्रोसेसिंग हो, मल्टी प्रोग्रामिंग हो या फिर मल्टीटास्किंग हो, इसमें होता है रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोसेस मस्ट बी प्रेजेंट इन रैम, तो इन ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है इफ़ द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम साइज, जो एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम साइज है अगर वो ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग रैम से, यानी कि जिस भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका साइज जो रैम है उससे ज़्यादा है, एंड इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इफ द OS सपोर्ट, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट जिसे को कर रहा है उसको पॉसिबल है एग्जीक्यूट करना उस प्रोग्राम को जो कि ऑलरेडी लार्ज है रैम से, तो ये हम किसके थ्रू से मतलब किसके सपोर्ट से कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग सिस्टम या नोदेव, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को सपोर्ट करता होगा कि हम किसी लार्ज प्रोग्राम को जबकि मेमोरी इतनी नहीं है तब भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये किस में होता है, वर्चुअल मेमोरी में होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इन कंपास, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, बोथ वेरिफिकेशन वैलिडेशन या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इनकम्पास बोथ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और ये दोनों ही टर्म जो है कंफ्यूजन तो देती हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनकी डेफिनेशन से पूछा जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या पूछा जाता है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, ठीक है, और वैलिडेशन क्या होता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, यानी कि जो बनाया है वो राइट है या नहीं, और या वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, यानी कि जो बना रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है, तो आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, अगर राइट प्रोडक्ट आ रहा है तो वैलिडेशन है, प्रोडक्ट राइट है तो वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर रहे हैं वहाँ पे, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच लेवल इज कॉल्ड एज डिफाइंड इन कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, CMM जो होता है उसमें कौन सा लेवल है जो डिफाइन करता है। देखिए सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कितने लेवल जो है इसमें होते हैं मॉडल में, CMM मॉडल में, तो 5 लेवल जो है इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे जो लेवल होता है पहले वाला वो होता है इनिशियल, रिपीटेबल, तीसरा होता है डिफाइंड, चौथा होता है मैनेज्ड, और 5वां होता है ऑप्टिमाइजिंग। ये 5 लेवल जो इसमें होते हैं। यहाँ पे पूछा डिफाइंड,
किस लेवल पे होता है, तो 1 2 3 थर्ड लेवल पे होता है, तो लेवल 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कोकोमो मॉडल इज़ यूज्ड फॉर, क्यों जो है इसको यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट क्वालिटी एस्टिमेशन, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एस्टिमेशन, प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, ऑल ऑफ द अबव। कोकोमो मॉडल को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोकोमो मॉडल इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए कोकोमो मॉडल का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए फॉन्ट साइज आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन पॉइंट्स, 1 पॉइंट एज। फॉन्ट साइज को हम एक्सप्रेस करते हैं पॉइंट में, तो यहाँ पे 1 पॉइंट का साइज पूछा है। देखिए 1 पॉइंट जो होता है वो होता है 1/72 इंच के। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1/72 को अगर हम डेसिमल में लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0138 इंच जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम कैन हैंडल ए multitude of users. Cellular telephone system permit extensive frequency reuse in a small local area. Both true. R is the correct explanation for A. Both are true but R not correct explanation. A is true but R is false. A is false but R is true. Okay, इसमें से हमें सही बताना है क्या है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि cellular telephone system can handle a multitude of users because मतलब हैंडल क्यों कर सकता है, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज सेलुलर टेलीफोन सिस्टम परमिट्स एक्सटेंसिव फ्रीक्वेंसी रीयूज इन ए स्मॉल लोकल एरिया। तो दोनों ही पॉइंट्स जो हैं सेलुलर टेलीफोन सिस्टम से यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है ई कॉमर्स इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड या ऑल ऑफ द अबव। ई कॉमर्स में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भी आता है, ईडीआई भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड भी आता है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। सी इक्वल टू 10 है, देन बी में इंक्रीमेंट किया गया है प्लस प्लस सी, देन प्लस फिर प्लस प्लस सी एंड सेमी कॉलन। तो क्या जो है यहाँ से आउटपुट निकल के आएगा, 20, 22, 23 या नन। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, देखिए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 गिवन है, फिर इसमें जो है इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है, सी की वैल्यू में क्या किया गया, इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट है तो क्या हो जाएगी वैल्यू 11 हो जाएगी, उसके बाद प्लस लिखा गया है एंड देन फिर से इंक्रीमेंट इसमें किया गया है। ठीक है, ये तो ठीक है कि इंक्रीमेंट किया गया है, और बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें एरर आएगी, इसमें सिंटैक्स एरर आएगी, सिंटैक्स एरर जो है इसमें अक्कर होगी क्योंकि इसको जो है अच्छे से जो है नहीं लिखा गया है। एक्चुअल में इसको कैसे लिखा जाना था, प्लस प्लस सी, ठीक है, उसके बाद प्लस देन प्लस प्लस सी, कुछ इस तरीके से इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखना था। ओके, तो इसीलिए जो है इसमें नन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें सिंटैक्स एरर अक्कर होगी। लेकिन अगर ये सही तरीके से लिखा होता तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना आता, 23 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार इंक्रीमेंट होगी 10 की वैल्यू 11, देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको फिर से हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पे फिर से प्री इंक्रीमेंट लगा है एंड देन उनको ऐड किया गया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 23 जो ऐड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अगर ये प्रॉपर तरीके से होता तो 23 आंसर होता है, बट अदरवाइज इसमें नन आंसर जो है हो जाएगा क्योंकि इसमें एरर आएगी। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए वैलिड स्टोरेज क्लास इन सी। जो इसमें वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है सी की वो बतानी है। तो कौन कौन सी होती हैं स्टोरेज क्लासेस, 4 क्लासेस हमने पढ़ी है। स्टोरेज क्लास ऑटो पढ़ा है, जिसके मतलब ऑटोमेटिक, ऑटो कीवर्ड जिसके लिए यूज़ किया जाता है। स्टैटिक हो गया क्लास, रजिस्टर पढ़ी है और एक्सटर्नल पढ़ी है। ठीक है, यूनियन जो है ये स्टोरेज क्लास नहीं होती, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यूनियन। ठीक, अगला है द फ्रेंड फंक्शन आर यूज्ड इन सिचुएशन वेह। फ्रेंड फंक्शन को हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, वी वॉन्ट टू हैव एक्सेस टू अनरिलेटेड क्लास, डायनामिक बाइंडिंग इज रिक्वायर्ड, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन क्लासेस टू टेक्स प्लेस एंड नन ऑफ द अबव। क्यों यूज़ किया जाता है फ्रेंड फंक्शन को, देखिए फ्रेंड फंक्शन जो होती है क्लास की उसको डिफाइन किया जाता है आउटसाइड द क्लास। ठीक है, बट उसको राइट होता है कि वो एक्सेस कर सके जितने भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं क्लास के। देखिए डिफाइन उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो क्या कर लेता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं उनको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो कब यूज़ किया जाता है, किस सिचुएशन में, जहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं हम अनरिलेटेड क्लास को। ठीक,
तो वी वांट टू हैव एक्सेस टू अनरिलेटेड क्लास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डीएमएल इंक्लूड ए क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन बोथ रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल कैलकुलेशन। डीएमएल इंक्लूड्स ए क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन टपल कैलकुलेशन। डीएमएल इंक्लूड्स ए क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा। डीएमएल इंक्लूड ए क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन नन ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल कैलकुलस। यहाँ पे बताना है कि विच वन इज करेक्ट। डीएमएल मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है कौन कौन सा परफॉर्म करता है? सिलेक्ट को परफॉर्म करता है, अपडेट मतलब यही कमांड इसमें यूज़ होती है ना, सिलेक्ट हो गई, अपडेट हो गई, इंसर्ट हो गई या फिर डिलीट हो गई, ये ऑपरेशंस जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो डीएमएल जो है वो दोनों तरीके की क्वेरी लेता है, रिलेशनल अलजेब्रा की भी और टपल कैलकुलस की भी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डीएमएल इंक्लूड ए क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन बोथ रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल कैलकुलस। ठीक है, तो फर्स्ट ओनली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, विच कंस्ट्रक्ट इन एसक्यूएल इज यूज टू टेस्ट वेदर ए सब क्वेरी हैज़ एनी टपल इन इट्स रिजल्ट। तो इनमें से कौन सी एसक्यूएल है, सॉरी कौन सा कंस्ट्रक्ट है एसक्यूएल का जिसको यूज़ किया जाता है सब क्वेरी हैज़ एनी टपल इन इट्स रिजल्ट? यूनिक, एग्जिस्ट, ग्रुप बाय या एग्जिस्ट। तो इस काम के लिए यूज़ किया जाता है एग्जिस्ट फंक्शन का। ठीक है, एग्जिस्ट फंक्शन चेक करता है कि वेदर द रिजल्ट ऑफ ए को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी इज एम्प्टी और नॉट। मीन्स एम्प्टी और नॉट मीन्स कि वो कोई टपल को कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हम एग्जिस्ट के द्वारा जो है देखते हैं। ठीक है, यूनिक क्या होती है, यूनिक की का क्यों यूज़ किया जाता है? यूनिक जो है रिटर्न करती है ट्रू जब कोई भी डुप्लीकेट टपल जो है रिजल्ट में ना हो। मतलब जो भी क्वेरी का रिजल्ट आया उसमें अगर कोई भी डुप्लीकेट टपल नहीं है तो वहाँ से यूनिक जो है हमको मिलेगा। ठीक है, ओके। ग्रुप बाय जो क्लॉज है ये स्पेसिफाई करता है ग्रुपिंग एट्रीब्यूट, और एक दूसरा यहाँ पे एक्सेप्ट दिया है। ये किसकी तरह होता है? जो सेट डिफरेंस ऑपरेशन होता है एसक्यूएल में उसी की तरीके से ये काम करता है, एक्सेप्ट वाला चीज़। ठीक है, जैसे सेट डिफरेंस यूज़ करते हैं वैसे ही एक्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरेकल सपोर्ट इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन ओनली, आउटर ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन ओनली, सॉरी सेमी ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेमी ज्वाइन एंड एंटी ज्वाइन। ओरेकल किस चीज़ को सपोर्ट करता है ये बताना है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनर ज्वाइन, आउटर, सेमी और एंटी, मतलब इन सभी को ये जो है और ओरेकल सपोर्ट करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी। तो इनमें से जो अनडायरेक्टेड ग्राफ जी से रिलेटेड है वो बताना है। जी इज ए ट्री, देर इज एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस ऑफ जी, जी कंटेन्स नो साइकिल एंड हैज n-1 एजेस और जी हैज एन एजेस। ये कह रहा है कि जो अनडायरेक्टेड ग्राफ जी है उससे इक्विवेलेंट चीज़ें जो है बतानी है। सबसे पहले इसने कहा कि जी जो अनडायरेक्टेड ग्राफ जी आएगा वो एक ट्री हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स? बिकॉज अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो है साइकिल होती है। ठीक है, और ट्री कैसा होता है? असाइक्लिक होता है। तो इसमें ये साइक्लिक होता है। तो जी इज ए ट्री, ये गलत हो जाएगा। अगला है देयर इज एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस ऑफ जी। कह रहा है कि एटलीस्ट वन पाथ होना चाहिए टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस ऑफ जी, मतलब किसी ग्राफ के दो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस है तो उनके बीच में एटलीस्ट वन पाथ होना चाहिए तभी वो ग्राफ बनेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पाथ नहीं होगा उनके बीच में तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्या बोला जाएगा उसको? अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। फिर है जी कंटेन्स नो साइकिल एंड हैज़ n-1 एजेस। तो जी कंटेन्स नो साइकिल एंड हैज़ ओके, जी जो है कंटेन नहीं करेगा कोई साइकिल जब इसमें कितने n-1 एजेस होंगी। तो ये पॉइंट भी जो है बिल्कुल यहाँ से सही है। जी हैज़ n एजेस, कि जी में n एजेस होते हैं, तो बट हमने ऊपर पढ़ा कि n-1 एजेस आएंगी तो n एजेस जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड जो है यहाँ पे पॉइंट सही हो जाएंगे। ओके, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ जी के बारे में सही है। ठीक है, तो ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर्स के। होप सो आप सभी को जो है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे।
थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।